हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल वंश टॉपिक से जो भी हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्न 180 महत्वपूर्ण प्रश्न को जो देखने वाले थे, उनमें से हम लोगों ने 90 प्रश्न को कर लिया था। तो दोस्तों, आगे के प्रश्नों को आज हम लोग सब इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसके अगले प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसके आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे प्रश्न सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए, तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने 90 नंबर क्वेश्चन तक देखकर छोड़ दिया था। उसके बाद हम लोग सब आज 91 से देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 91 क्वेश्चन है कि सुलभ एक कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है कि निजामुद्दीन औलिया के द्वारा, अकबर के द्वारा, या जैनुल आबिदीन के द्वारा, या शेख नसरुद्दीन चिराग के द्वारा। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 16 एक कुल का जो सिद्धांत है, आप देख सकते हैं कि इसे अकबर के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देख सकते हैं कि अकबर द्वारा अपनाई गई 16 एक कुल यानी कि सार्वभौम, शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। ठीक है, तो ऑप्शन एक राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर, या फिर उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर, या फिर उपयुक्त सभी। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें हुई कि अकबर के द्वारा अपनाई गई 16 एक कुल जो कि सार्वभौम, शांति तथा भाईचारा की जो अवधारणा थी, आप देख सकते हैं कि राजनीतिक उदारता पर आधारित था और धार्मिक सहनशीलता पर भी और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर भी। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ जो ऑप्शन है डी, यहाँ पर उपयुक्त में से सभी सही होंगे। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देख सकते हैं कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से यानी कि जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। ठीक है, देख सकते हैं कि हुमायूं, अकबर, शाहजहां, या फिर औरंगजेब। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो पूछा जा रहा है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध, तो देख सकते हैं ठीक है, तो ऑप्शन है अकबर के विरुद्ध। ठीक है, तो अकबर के विरुद्ध जो कि जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देख सकते हैं कि निम्न में से किसका जो कि निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, तो बुलंद दरवाजा का, जामा मस्जिद का, कुतुब मीनार का, या और ताजमहल का। तो आप इसके आंसर फास्ट मेरे साथ बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, देख सकते हैं कि अकबर निम्न में से जो पूछा जा रहा है किसका निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसे जामा मस्जिद का निर्माण जो है अकबर के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देख सकते हैं कि निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। ठीक है, जहांगीर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने, अकबर ने। तो आप इसके आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब पूछा जा रहा है किस मुगल सम्राट ने, तो देख सकते हैं कि अकबर ने जो कि देख सकते हैं कि शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देख सकते हैं कि अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। ठीक है, आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में, या फतेहपुर सीकरी में। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें जो है यहाँ देख सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, इन सारे प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे प्रश्नों को आपको अच्छे ढंग से रिविजन करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देख सकते हैं कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। ठीक है, तो पंचमहल का, दीवान ए खास का, या फिर जोधाबाई का महल, या फिर बुलंद दरवाजा। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अकबर द्वारा जो पंचमहल बनाई गई थी, ठीक है, तो इसकी जो इमारत का जो नक्शा है बौद्ध विहार की तरह है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए,
दोस्तों देख सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था, मोती महल का, पंचमहल का, हीरा महल का या फिर रंग महल का। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए फतेहपुर सीकरी में जो बादशाह अकबर ने देख सकते हैं कि पंचमहल का जो है निर्मित कराया था, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि जहांगीर महल स्थित है दिल्ली में, औरंगाबाद में, आगरा में या फिर लाहौर में। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों जहांगीर जो महल है कहाँ पर स्थित है, तो आगरा में स्थित है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते कि अकबर का जो मकबरा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। सिकंदरा में, आगरा में, औरंगाबाद में या फिर फतेहपुर सीकरी में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों अकबर का जो मकबरा है आप देख सकते हैं कहाँ पर स्थित है, तो इसे आपको सिकंदरा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राजकाल में नहीं कराया गया था, यानी कि अकबर के राजकाल में नहीं कराया गया था, ठीक है। देख सकते ऑप्शन है कि दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला या फिर लाहौर का किला। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों दिल्ली का जो लाल किला है वो अकबर के राजकाल में इसे नहीं कराया गया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। बाकी देख सकते हैं कि आगरा का किला हो, इलाहाबाद का किला हो और लाहौर का किला हो, इस सारे जो है अकबर के राजकाल में कराए गए थे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ, वह है कौन है, तो उत्बी है, नाजरी है या फिर अबुल फजल है या फिर फैजी है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों अकबर के काल में महाभारत का फारसी जो अनुवाद है इसे फैजी के जो कि निर्देशन में हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चले। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है, यानी महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। ऑप्शन है अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल या फिर निजामुद्दीन अहमद या शेख मुबारक। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें महाभारत का फारसी में जो अनुवाद कराए जो किया था, देख सकते हैं कि यहाँ बातें अब्दुल कादिर बदायूनी के, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि महाभारत के फारसी जो अनुवाद का शीर्षक है, ठीक है, अनवर ए जो कि सुहेली है या फिर रजमनामा है या फिर हस्त बहसित है या फिर आयर दानिश है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो सब महाभारत के फारसी अनुवाद का जो शीर्षक है आप देख सकते हैं कि रजमनामा है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है, ठीक है। देख सकते हैं कि आलमगीरनामा, रजमनामा या फिर हम नामा या फिर बादशाह नामा। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों जस्ट अभी देखें कि 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद जो है एक क्या कहलाता है, देख सकते हैं कि रजम नामा कहलाता है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे कि रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, ठीक है। दोस्तों जस्ट अभी देखें रामायण का, महाभारत का, महाभारत का या फिर अष्टध्यायी का। तो आप इसके आंसर फर्स्ट देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों रजमनामा जो देख सकते हैं कि हिंदू का एक जो फारसी जो देख सकते अनुवाद देख सकते हैं किसका है, तो महाभारत का, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते कि अकबर की इच्छा अनुसार उसके रामायण का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल जो कि अबुल फजल या फिर अब्दुल कादिर बदायूनी फैजी या फिर अब्दुल रहीम खां या ई खाना। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जब बात करें अकबर के जो इच्छा अनुसार देख सकते हैं कि अब जो कि अब्दुल कादिर बदायूनी जो रामायण के फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तमाम क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है, सॉरी
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, तो ऑप्शन है कि मुल्ला शेरी है, अबुल फजल है, फैजी है, या फिर अब्दुल जो कादिर बदायूनी है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि रामायण का जो फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया था अब्दुल जो कादिर बदायूनी के द्वारा, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि सम्राट जो कि अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन है कि मोहम्मद हुसैन है, या मुकम्मल खां है, या फिर अब्दुल समद है, या फिर मीर सैयद अली है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अकबर द्वारा देख सकते हैं कि मोहम्मद जो कि हुसैनी को देख सकते हैं कि जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जग गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह था कौन था? जैसे हेमचंद था, हरिविजय सूरी था, जिन सेन, या फिर उमा स्वाति। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा था जिसे कि जग गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, वह कौन था? तो देख सकते हैं कि हरिविजय सूर्य की बातें हो रही, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, ठीक है। तो चंद्र जो कि प्रभु सूरी हैं, हरिविजय सूरी हैं, या पुष्पदंत है, या यशोभद्र है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे? तो हरिविजय सूरी के बारे में कहा जा रहा था, जस्ट अभी देखें, जिनको अकबर ने बहुत जो कि सम्मानित किया था, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, ठीक है, अबुल हसन दसवंत, किशन दास, या फिर उस्ताद मसूर। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, दसवंत के बारे में कहा जा रहा जो कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, ठीक है। दोस्तों, तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे इंग्लैंड की रानी जो एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था, ठीक, कौन था? तो अकबर था, शाहजहां था, औरंगजेब था, या फिर बहादुर शाह था। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का जो समकालीन भारतीय राजा कौन था, ठीक है, देख सकते हैं कौन था? अकबर था, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत में अगर बात करें तो अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुआ, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि जिस जो कि मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था, वह है, देख सकते कि मलिक मोहम्मद जैसी है, अमीर खुसरो है, रस खान है, या फिर अबुल फजल है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बातें जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने, यानी कि अबुल फजल के बारे में कहा जा रहा है, जो कि भारत जो कि देख सकते हैं कि अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था, ठीक है। तो ऑप्शन है कि रॉल्फ फिच था, सर थॉमस रो थे, या फिर जॉन्स हॉकिंस, या फिर पीटर मूडी। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है रॉल्फ फिच के बारे में कहा जाए, जो अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम यानी कि पहला अंग्रेज व्यक्ति था, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस को आंसर हमारे साथ आप देते चलें, प्रैक्टिस करते चलें। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, ठीक, कब? देख सकते कि 1590 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, या फिर 1572 ईस्वी में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, ये कहा जा रहा है, ठीक है,
कि अकबर ने यानी अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, देख सकते हैं तो 1575 ईस्वी में इसे मिलाया था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि दो अस्पा और एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था, यानी की थी, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा जो प्रथा है इसे देख सकते हैं कि जहांगीर के द्वारा इसे शुरू की गई थी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन काल में हस्तांतरित हुई थी। ठीक है, अकबर के शासन काल में, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के। तो आप इसका आंसर फास्ट देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा जो कि राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि देख सकते हैं कि जहांगीर के शासन काल में हस्तांतरित हुई थी। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था। ठीक है, सर थॉमस रो को, वास्को डी गामा को, हॉकिंस को या फिर जॉब चार्नक को। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, ये कहा जा रहा है, ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में किससे पहले भेजा था, तो हॉकिंस को भेजा था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ऑप्शन है कि हॉकिंस है, सर थॉमस रो है, एडवर्ड टेरी है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें हो रही कि अंग्रेज के बारे में पूछा जाए तो वह व्यक्ति हॉकिंस था, जिसे देख सकते हैं कि जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, तो दोस्तों तमाम क्वेश्चंस को आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे साथ आप देते चलें। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मुगल सम्राट जो कि जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन है अल बुकर है या फ्रांसिस्को अल्मीडा है या विलियम्स हॉकिंस है या फिर हेनरी द नेविगेटर है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ जब बात है मुगल सम्राट जहांगीर ने कहा जा रहा था विलियम हॉकिंस है जिसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था। ठीक है, तो शासनकाल में किसके शासनकाल में पूछा जाए तो ऑप्शन है अकबर के, औरंगजेब के, जहांगीर के या फिर शाहजहां के। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इससे ब्रिटिश जो राजदूत के बारे में पूछा जा रहा कौन था, तो देख सकते हैं कि जो थॉमस रो जो था जहांगीर के जो मतलब कि राजदूत यहाँ देख सकते हैं कि शासनकाल में आया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि इंग्लैंड के जो देख सकते हैं जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन है 1616 ईस्वी में या 1615 ईस्वी में, 1516 ईस्वी में या फिर 1664 ईस्वी में। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है इंग्लैंड के जेम्स प्रथम देख सकते हैं कि 1615 ईस्वी में जो कि राजदूत सर थॉमस रो देख सकते हैं कि भारत आए थे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि भारत में इंग्लैंड का वह कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया। ठीक है, देख सकते हैं कि क्लाइड है, थॉमस रो है या लॉर्ड एस्टर है या फिर क्लाइड है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात करें कि भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत, तो देख सकते हैं कि थॉमस रो। ठीक है, तो थॉमस रो के बारे में कहा जा रहा है जो कि देख सकते हैं जहांगीर के पीछे यानी कि अजमेर से मांडू आया था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। ठीक है, आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात करें कि जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ पर, तो अजमेर में, कहाँ पर, अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, तमाम क्वेश्चंस का आंसर आप हमारे साथ देते चलें। इस सारे प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे देखिए एक डच पर्यटक, यानी कि जिसे कि जहांगीर के शासनकाल का जो मूल्यवान विवरण दिया था वह था, कौन था, तो फ्रांसिस्को पेलसट था, या फिर हॉकिंस थे, या फिर निकोलाओ मनुची थी, या फिर पीटर मूडी। तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बातें फ्रांसिस्को पेलसट के बारे में कहा जा रहा है, देख सकते हैं, जो जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था। ठीक है, तो जो कि एक डच पर्यटक था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ठीक है, तो ऑप्शन है कि फादर एंथोनी मार्सेरेट है, या फ्रांसिस्को पेलसट है, या निकोली मनुकी है, या फिर फ्रांसवास जो कि वर्नियर है। तो आप इसके आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें रही कि देख सकते हैं, निम्न जो कि विदेशी यात्रियों के बारे में पूछा जाए तो फ्रांसिस्को जो कि पेलसट जो कि जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे किस मुगल शासक का जो मकबरा भारत में नहीं है। ठीक है, तो औरंगजेब का, जहांगीर का, हुमायूं का, या फिर बाबर का। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात करें कि दो व्यक्ति का नाम ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि बाबर और जस जहांगीर, यानी कि दोनों की बात करें हम, तो बाबर और जहांगीर दोनों का मकबरा जो है भारत में नहीं है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया। ठीक है, जैसे आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में, या फिर श्रीनगर में। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात करें कि सम्राट जहांगीर को देख सकते हैं कि लाहौर में क्या किया गया, दफन किया गया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते निम्नलिखित में से किसका जो मकबरा भारत से बाहर स्थित है। हुमायूं का, औरंगजेब का, जहांगीर शाह का, या फिर जहांगीर का। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें रहे, ठीक है, किसका है, तो जहांगीर का। जहांगीर की बात करें हम तो मकबरा भारत से बाहर स्थित है यहाँ। ठीक है, तो लाहौर में है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची। ठीक है, तो हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के, या फिर शाहजहां के। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मुगल चित्रकला के बारे में पूछा जा रहा है, तो किसके, तो जहांगीर के जो राजकाल में अपनी जो कि प्रकाष्ठा पर पहुंची थी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। ठीक है, जहांगीर के, हुमायूं के, शाहजहां के, अकबर के, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात करें कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, तो जहांगीर के। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चले। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी। ठीक है, तो अबुल हसन को, फारूक बेग को, या फिर बिशन दास को, आगा रजा को। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें हैं, देख सकते हैं अबुल हसन के बारे में कहा जा रहा था, देख सकते हैं कि जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि जहांगीर कालीन जो कि निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, दौलत को, बिशन दास को, मनोहर को, या फिर मंसूर को। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो जहांगीर देख सकते हैं कि जहांगीर कालीन देख सकते हैं कि मंसूर के बारे में कहा जा रहा है, जिसे एक चित्रकार को नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों, तमाम क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों जैसे कि जहांगीर के दरबार में पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, ठीक है। ऑप्शन है ख्वाजा अब्बू अस्मद था, या फिर सैयद अली तबीजी था, या फिर बादशाहवन, या फिर मंसूर। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है कि जहांगीर के दरबार में जब पक्षियों का सबसे बड़ा जो चित्रकार था कौन सा, तो देख सकते हैं कौन था, तब मंसूर के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी थी, ठीक है। तो ऑप्शन है बाबर है, अकबर है, जहांगीर है, या फिर औरंगजेब है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा जो फारसी में लिखा था, तो इसे आपको बताना है किसने, जहांगीर ने लिखा था, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था किसने, अकबर ने, जहांगीर ने, मान सिंह ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अबुल फजल के हत्यारे को जो पुरस्कृत किया था किसने, तो जहांगीर ने, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था, ठीक है। तो जैसे अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, या फिर बहादुर शाह प्रथम के। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, खुसरो की जो बातें, खुसरो देख सकते हैं कि जहांगीर का जो पुत्र था, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन सारे प्रश्नों का जो उत्तर आप हमारे साथ देते चलें, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन जहांगीर है, गियास बेग है, आसफ खां है, या फिर खुर्रम है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें रही जहांगीर के बारे में कहा जा रहा है जो नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, ठीक है। तो अकबर ने, जहांगीर ने, नूरजहां ने, या फिर शाहजहां ने। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एतमादुल्ला है का मकबरा जो आगरा में जिसने, तो नूरजहां ने इसे बनवाया था, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि जो कि यहाँ बात है कि पंचितकारी यानी कि पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, या फिर मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, या फिर संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, या फिर इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें रही, ठीक है, तो प्राचीन कारिक जो कि पिट्टा ड्यूरा जो है, देख सकते हैं जो बातें हो रही क्या, तो दीवारों में अर्थ जो कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना एक प्रकार के जो है, देख सकते हैं। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे गोविंद महल यानी गोविंद महल जो कि हिंदू वास्तुकला के अप्रतिम उदाहरण है, स्थित कहाँ है, तो दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में, या फिर ग्वालियर में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए जैसे गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला के अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ स्थित है, दतिया में स्थित है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच में झगड़े की जड़ क्या थी, काबुल, कंधार, कुंदुज, या फिर गजनी। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जैसे ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच जो झगड़े की जो जड़ थी, आप देख सकते हैं कंधार, ठीक है। कंधार को लेकर जो है इन दोनों के बीच में झगड़े के कारण बने हुए थे, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा झटका, एक धक्का पहुंचा, ठीक है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, या फिर मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र यानी कि बफर टेरिटोरी के दृष्टिकोण से, या फिर संचार व्यवस्था में के दृष्टिकोण से, या फिर सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात रही कि सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा जो कि धक्का पहुंचा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा करके समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो ऑप्शन है हरनाथ है, जगन्नाथ है, या फिर कबींद्राचार्य है, या फिर कवि हरि राम है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा करके समाप्ति के लिए देख सकते हैं कि कबींद्राचार्य हैं, जिन्होंने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते कि शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था। ठीक है, तो काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बल्खा में एक मित्र शासक को लाना, या मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगाना को जीतना, या फिर देख सकते कि सी में कि मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति आमू दरिया पर निर्धारित करना, या डी में कि मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात रही कि शाहजहां के देख सकते कि बल्ख अभियान का जो उद्देश्य था कि काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र जो शासक को लाना। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, दर्शक निम्न में से कौन शाहजहां के शासन काल का राज कवि था? ठीक है, कलीम है, काशी है, कुदसी है, या फिर मुनीर है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो कहा जा रहा है कलीम के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, जो शाहजहां के शासन काल का राज कवि था। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मुमताज महल का असली नाम था। ठीक है, तो अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम, या मेहरुन्निसा, या फिर रोशन आरा। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मुमताज महल का जो असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ताजमहल में, लाल किले में, पंचमहल में, या शेर शाह के मकबरे में। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला के सर्वप्रथम समन्वय हमें ताजमहल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? ठीक है, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, या फिर औरंगजेब ने। आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें हो रही जहांगीर के बारे में कहा जा रहा है, जिसने कि मुगल बादशाह देख सकते हैं कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। यानी कि दिल्ली के जो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इन सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? ठीक है, देख सकते हैं जस्ट देखे थे, हुमायूं ने, शाहजहां ने, अकबर ने, या फिर इब्राहिम लोदी ने। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात रही कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का जो निर्माण है शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, दशक निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की? ठीक है, तो अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, या फिर औरंगजेब ने। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें हो रही, ठीक है, किस साम्राज्य की राजधानी देख सकते किसने, यानी किसने? तो शाहजहां ने देख सकते कि साम्राज्य की जो राजधानी आगरा से दिल्ली जो कि स्थानांतरित की थी। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो अकबर ने, नूरजहां ने, जहांगीर ने, या फिर शाहजहां ने। तो आप इसके आंसर फास्ट देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात रही कि दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है किसने तो करवाया था? तो शाहजहां ने इसे करवाया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों जैसे कि लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है? ठीक है, सिकंदर लोदी हैं, अकबर हैं, जहांगीर है या फिर शाहजहां है? तो आप इसका फास्ट देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए जैसे दिल्ली के जो लाल किले का जो देख सकते हैं निर्माण का श्रेय जो है देख सकते हैं शाहजहां को जाता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? ठीक है, शाहजहां के, अकबर के, जहांगीर के या फिर औरंगजेब के? तो आप इसके आंसर फास्ट देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों उपनिषदों का फारसी में जो अनुवाद है देख सकते हैं किसके? तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में जो कि हुआ। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे कि इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? ठीक है, दारा शिकोह ने, शुजा ने, औरंगजेब ने या फिर मुराद ने? तो आप इसका आंसर फास्ट देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जब पूछा जा रहा है, ठीक है, दारा शिकोह ने जो देख सकते हैं कि शाहजहां, दारा शिकोह ने शाहजहां ने जो कि बुलंद यानी कि शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे कि दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? ठीक है, तो अल जो कि फी हर्षत या फिर मजम उल बहरीन या फिर किताब अल बया या फिर सिर ए अकबर? तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जब बात है कि दारा शिकोह ने देख सकते हैं किस शीर्षक के अंतर्गत में, तो सिर ए अकबर जो शीर्षक के अंतर्गत में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए सीर ए अकबर के लेखक थे। ठीक है, तो अबुल फजल हैं, दारा शिकोह हैं या फिर मुल्ला शाह बख्त सानी है या फिर शाह वली जो कि उल्ला है? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जब बातें हो रही, ठीक है, कि सर ए अकबर के जो लेखक है दारा शिकोह है। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे कि अधोलिखित में से कौन एक दारा शिकोह की रचना है? ठीक है, तो ऑप्शन है कि तबकत्ती नासरी है, किताबुल हिंद है, तहकीक ए हिंद है या फिर मजउल बनेन है या फिर सीर ए अकबर है? तो दोस्तों जस्ट अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में देखा था। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जब बातें हो रही अधोलिखित में से पूछा जा रहा है, ठीक है, कौन सा एक दारा शिकोह की रचना है? तो जैसे कि सीर ए अकबर। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे कि दारा शिकोह के किस स्थान पर दफनाया गया था? ठीक है, दिल्ली में, आगरा में, औरंगाबाद में या फिर लाहौर में? तो आप इससे आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों दारा शिकोह को पूछा जा रहा है कि किस स्थान पर दफनाया गया था? तो इसे दिल्ली में दफनाया गया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला यानी कि मुस्लिम था। ठीक है, ऑप्शन आमिर खुसरो है, दारा शिकोह है और आमिर हसन है या फिर शुजा है? तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जब कहा जाए कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम जो मुस्लिम कौन था? दारा शिकोह। ठीक है, तो दारा शिकोह के बारे में कहा जा रहा था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? ठीक है, जैसे मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। ठीक है, तो B.A. स्मिथ कहा था या J.N. सरकार या फिर A.L. श्रीवास्तव या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जब बातें हो रही किस इतिहासकार के बारे में कहा जाए, तो A.L. श्रीनिवास। A.L. श्रीनिवास ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? ठीक है, तो औरंगजेब ने, मुराद ने, मीर जुमला ने या फिर अबुल हसन कुतुब शाह ने? तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है शाहजहां को दे सकते हैं कि उपहार में मीर जुमला ने दिया था। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों जैसे किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज यानी कि सिजदा समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने? तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी जो रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे शाहजहां के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन जो कि शाहजहां के शासन काल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? ठीक है, दारा शिकोह, मुराद बख्श या फिर शाह शुजा या फिर औरंगजेब? तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, तो औरंगजेब के बारे में कहा जा रहा है कि जो शाहजहां के शासन काल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, दर्शक निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ठीक है, तो अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का या फिर औरंगजेब का? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि किस मुगल बादशाह के बारे में कहा जा रहा, तो औरंगजेब के बारे में कहा जा रहा था, जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि धर्म जो कि मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? ठीक है, तो मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच में, या बाबर तथा अफगान के बीच में, औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच में, या फिर अहमद शाह दुरानी तथा मराठा के बीच में? तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, धर्म मत का जो युद्ध था, इसे औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे कूटों को में से कौन सा सही है? ठीक है, तो पहला है कि सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध या फिर जजाऊ का युद्ध? तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कहा जा रहा है, ठीक है, कि जो अगर बी की बात करें हम, तो सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उसके बाद देख सकते हैं सरनाल का युद्ध हुआ था, उसके बाद देख सकते हैं धर्मत का युद्ध और जजाऊ का युद्ध। इस प्रकार से ऑप्शन जो ए यहाँ पर सही है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मुगल जो कि शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, ठीक है, मुराद, औरंगजेब, दारा शिकोह या फिर सुलेमान शिकोह? तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब पूछा जा रहा है कि मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में जो कि आश्रय लिया था, वो कौन था? ठीक है, तो देख सकते हैं कि सुलेमान शिकोह था, ठीक है। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपनी पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? ठीक है, तो ऑप्शन आजम है, अकबर है, मुअज्जम है या फिर कम बख्श है? तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो कहा जा रहा है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने देख सकते हैं, जो कहा जा रहा है कि राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये बातें अकबर के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, जो कि औरंगजेब के कहा जा रहा है कि विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को दुर्बल कर दी थी, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे किस मुगल सेनापति के साथ में शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, तो ऑप्शन के दिलेर खां है, जयसिंह है या फिर जसवंत सिंह है या फिर शाइस्ता खां है? तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात करें किस मुगल सेनापति के साथ, देख सकते हैं कि जयसिंह के साथ, ठीक है। तो जयसिंह के साथ देख सकते हैं शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देखते किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था, ठीक है, अकबर को, औरंगजेब को, शाहजहां को या फिर जहांगीर को। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जब बातें हो रही किस मुगल बादशाह को, तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चलें। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब या फिर आदिल शाह। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जब बात है कि जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता था, तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा तो औरंगजेब के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों का विजय किया था वह थे, ठीक है, अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर या फिर बीजापुर एवं गोलकुंडा और गोलकुंडा एवं अहमदनगर। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें हो रही कि बीदर एवं बीजापुर के बारे में कहा जा रहा, दो राज्य को जो विजय जो है औरंगजेब ने किया था, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि औरंगजेब ने बीजापुर की किस विजय की थी, ठीक है। तो देख सकते हैं कि 1685 में, 1686 में, 1687 में या 1684 में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो यहाँ औरंगजेब ने बीजापुर की जो विजय किया था कब? 1686 में, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे कि 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन है कि अबुल हसन कुतुब शाह या फिर सिकंदर आदिल शाह आदिल या अली आदिल शाह द्वितीय या फिर शाइस्ता खान। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जब बात है कि 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा के शासक अबुल हसन देख सकते कुतुब शाह था, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, ठीक है। तो हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के और औरंगजेब के। तो आप इसका आंसर देने के कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें हो रही औरंगजेब के बारे में कहा जा रहा है कि औरंगजेब के देख सकते हैं कि बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक जो कि हिंदू सेनापति थे, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते कि मुगल सम्राट जिसने कि सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, नाम है, ठीक है। तो अकबर ने, औरंगजेब ने, हुमायूं ने या फिर शाहजहां ने। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जब बात करें कि मुगल सम्राट जिसने जिसने यानी कि औरंगजेब के बारे में कहा जा रहा है। जस्ट अभी हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन देखे थे जो कि सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना होती है। तो इसका आंसर आप हमारे साथ देते चलिए। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे कि जजिया यानी किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया, ठीक है। जैसे अकबर के, औरंगजेब के, जहांगीर के या फिर शाहजहां के। तो आप इसका फर्स्ट आंसर हमारे साथ देते चले। तो देखिए तो यहाँ जब बात करें कि जजिया किसके शासनकाल में जो पुनः लगाया गया था, तो औरंगजेब के शासनकाल में इसे पुनः लगाया गया था, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल हर्ब है या फिर दारुल इस्लाम है या होली वार है या फिर जजिया है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों औरंगजेब के द्वारा जो चलाया गया जिहाद का जो अर्थ क्या था, आप इसका आंसर बता सकते हैं दारुल इस्लाम, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते कि बीबी का मकबरा का निर्माता था कौन था, तो हुमायूं है, शाहजहां है या अकबर द्वितीय है या फिर औरंगजेब है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों बीबी का जो मकबरा का निर्माता कौन है, तो औरंगजेब है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों जैसे कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, ठीक है। तो अनारकली का मकबरा या एतमाद उद दौला का मकबरा, रबिया उद दौरानी का मकबरा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जब बातें हो रही कौन सा मकबरा, तो देख सकते हैं रबिया उद दौरानी का जो मकबरा है जिसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, जो कि औरंगजेब की पत्नी है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सम्राट जो औरंगजेब की पुत्री थी, ठीक है। तो जहां आरा या फिर रोशन आरा, गौहर आरा या फिर मेहरू निसा। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जब बातें औरंगजेब की पुत्री थी, यह पूछा जाता है मेहरू निसा जो कि औरंगजेब की पुत्री थी, ठीक है। तो इसे आपको दोस्तों देख सकते हैं कि 186 नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमाने की उपाधि प्रदान की थी। ऑप्शन है कि सादुस्ता खां को, आमीन खां को, जहां आरा को, या फिर रोशन आरा को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों औरंगजेब ने यह कहा जा रहा है कि जहां आरा को देख सकते हैं कि साहिबात यानी कि उच्च जमाने की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए संत जो कि रामदास को किसके शासन काल से संबंधित किया जाता था। देख सकते हैं ठीक है, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, या फिर औरंगजेब के। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों संत जो कि रामदास को देख सकते हैं कि औरंगजेब के शासन काल से संबंधित किया जाता है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, ठीक है। किसने? तो अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, या फिर औरंगजेब ने। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण है इसे औरंगजेब के द्वारा कराया गया था, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा टोटल 188 क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं और यह 2 वीडियो में कंप्लीट हुआ है। और इसके पहले वाले वीडियो जो कि हमारे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। और इसके आगे के वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो दोस्तों चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त हो जाते हैं और इसे आप बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार रिवीजन करें। इन सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।